नमस्ते किशन। मैं हूँ आज मोरबी में और कुछ नए मित्र जुड़ रहे हैं। चिराग भाई से कल मुलाकात हुई थी और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके आश्रम में विचरण करने का। ये सामने देख रहे हो, ये ओशो आश्रम यहाँ बन रहा है। मोरबी के पास एक कोई जगह है और पूरी बाउंड्री वगैरह सब क्रिएट की जा रही है। मेरा सौभाग्य है कि आश्रम बनते समय में आया हूँ। चिराग भाई नमस्ते। नमस्ते। हम कहाँ पर हैं अभी? अभी हम हैं मोरबी के पास में खिजड़िया वनाड़िया करके गांव आता है। अच्छा। उसके सेंटर पॉइंट पे। ये जैसे मैंने ये सेंटर आपका एक देखा कि आइट साइड तो कुछ कमरे हैं और सेंटर में ये 3 स्टेप बना करके कुछ पिरामिड बना रहे हैं। क्या चीज़ है ये? बेसिकली ध्यान मंदिर है। अच्छा। हाँ, जैसे अपन पिरामिड की बात करें तो वो हाई एनर्जी इंसर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है जी। जैसे उसकी साइज माप होता है, वैसे ही 51x51 पे हम लोगों ने ये ध्यान मंदिर बनाया हुआ ओके। है कि इन जनरली जो व्यक्ति रेगुलरली ध्यान नहीं करता है, हाँ। वो भी अगर आके बैठता है तो अच्छा। उसके अंदर में इसका माप साइज, उसके बाद इसकी डिग्रीज वगैरह वो उस लेवल पे बनाई हुई है कि वो एनर्जी जो है उसको शांत कर सके और सरलता में, शून्यता में जा सके। उस लेवल चौड़ाई इसकी 51x51 है 51 और हाइट और ये सबका पैमाना सब, लेकर बनाया हाँ, है। यस। जी जी, उसी टाइप से दिख रहा था ये पूरा कंप्लीट होने पर काफ़ी सुंदर लगने वाला है। यस। लगेगा 1 ईयर के आसपास में वो कंप्लीट होने में सारा। जी। लेकिन मेहनत आप काफ़ी कर रहे हो, सारी बाउंड्री वगैरह हरियाली बनाई है आपने। अलग सबका जो है वो नज़रिया है, जी जी। अपने हिसाब से चल रहा है। यहाँ इस क्षेत्र में जैसे हम बाम्बू टू सीएनजी प्लान कर रहे हैं आपके ये मोरबी में। मैंने तो जहाँ तक समझा है कि हम 32-33 ज़िले हैं गुजरात में। शुरुआत मेरी रहेगी कि एक ज़िले में एक यूनिट में इस्टेब्लिश करूँ और जो अभी तक के डेटा समझे हैं, एक फाइनल हो गया है। कल हमारी बा के साथ भी मीटिंग थी, प्रभुबा जी के साथ। आप आए उसके बाद में उनसे मीटिंग थी, तो रात को करीब 11 बजे ही थी। द्वारका फाइनल हो गया है। द्वारका के कुछ अभी 10 से 12 दिन के बाद प्लांट आकर के लगना भी चालू हो जाएंगे। मोरबी में भी आप प्लान कर रहे हैं या राजकोट की अपन बात कर रहे थे वहाँ पर? 2-3 लोकेशन है। अच्छा। क्योंकि इसके लिए अपने को चाहिए कुछ 1000 एकड़ के आसपास में ज़मीन। हाँ, उसका मैं आपको होमवर्क बतला दूं और इस बाइट के माध्यम से पूरा गुजरात भी सुनेगा। मिनी छोटा स्टार्टअप जो बाम्बू टू सीएनजी यूनिट है उसको 365 एकड़ लगेगा। ओके, ठीक है। अब 365 एकड़ कैसा कि किसान जैसे दूसरी फसलों का ध्यान दे, ऐसे बांस को ध्यान दे करके कर रहा है। उसको पानी पिला रहा है, सही से उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति कर रहा है। बहुत फर्टिगेशन लगता नहीं इसमें, लेकिन पानी प्रबंधन साल भर अगर कर रहा है, अदर फसलों जैसे इसे ध्यान दे रहे हैं, तो एक छोटे यूनिट के लिए 365 एकड़ पर डे 1 एकड़ यूनिट बाम्बू की हार्वेस्टिंग होगी और वो यूनिट चल जाएगा। लेकिन हम एरर क्यों बतलाते हैं कि 500 से 1000 एकड़ चाहिए, कि बहुत से किसानों को बाम्बू मतलब ऐसा है कि खाली जमीन पड़ी है उस पर लगा के छोड़ दो, देखना नहीं है, तो आपकी 3 टाइम रिवर्स उत्पादन आएगा। आपने बांस लगाकर छोड़ दिया, जैसे आपके खुद के यहाँ भी मेड़ पर देखा जहाँ पानी नहीं था, कड़क जमीन थी, वहाँ 3 सूट है। और जिस जगह पर पानी है वहां पर यहीं से बांस दिख रहा है कि कितना हरा भरा है और वहां पर 10 से 12 सूट होंगे। साल भर अगर इसे पानी मेंटेन किया ड्रिप से, कोई फ्लड पानी देने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 2 बार 2 घंटा ड्रिप चलाना है, कम से कम इतना किया साल भर, तो आपको 3 टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। हम बात कर रहे हैं कि बांस लगाकर छोड़ दिया लावारिस, तो 1000 एकड़ का बांस चाहिए एक सीएनजी यूनिट के लिए। और बांस लगाकर उसे लाड़ प्यार किया और सही से चलाया तो मात्र 365 एकड़ का बांस चाहिए एक सीएनजी प्लांट को चलाने के लिए। और फार्मर को 3 टाइम ज़्यादा उत्पादन आएगा तो 3 टाइम ज़्यादा उसकी इनकम होगी। मिनिमम हम क्लेम करते हैं 1 एकड़ से 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट 3 साल से स्टार्ट, तीसरे साल से। और पहली शुरुआत में
कि 365 एकड़ अगर आज ही एमओयू साइन करके हम आगे बढ़ें, किसानों का एक क्लस्टर फार्मिंग चाहिए, या तो वो आपकी संस्था के साथ आके जुड़ जाए या खुद एफपीसी बना ले, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बना ले, जैसा वो समझे। तो 365 एकड़ के किसान अगर एक साथ आकर लॉन्च होते हैं तो इधर वो उनके खेतों में बांस लगाएंगे और इधर हम वहीं पर 25 एकड़ जमीन हमें चाहिए एक यूनिट लगाने के लिए। तो उसी क्षेत्र में हमें तो जहां से बांस मिलेगा वहां के बाय रेडिएशन 25 किलोमीटर के अंदर हम बाम्बू टू सीएनजी यूनिट लगाएंगे। 25 एकड़ का हमें वहीं प्लाट खरीद करके यूनिट, आपके खेत में बांस लग रहा है उसके साथ साथ पैरेलल हमारा यूनिट लगना चालू। और साल भर में यूनिट खड़ा होकर के रेडी होगा तो हम बांस के साथ पैरेलल लगाएंगे नेपियर घास। ओके। बांस हम लगाएंगे 12 फीट बाय 4 फीट पर, ठीक है। और नेपियर घास लगेगी 12 फीट के बीच में। तो कैसा ग्राफ बनेगा? 6 फीट पे नेपियर, फिर 6 फीट पे बांस, फिर 6 फीट पे नेपियर, फिर 6 फीट पे बांस। तो साल भर में जो यूनिट खड़ा होकर के रेडी टू स्टार्टअप करेगा, आपका बांस आने में तीसरा साल है, तो 2 साल तक हम नेपियर घास को क्रशिंग करके उसका सीएनजी बनाएंगे। इससे किसान की पहले 6 महीने से इनकम चालू हो जाएगी। जो अभी तक की भ्रांति थी किसानों की कि हम बांस लगाएंगे तो 4 साल के बाद, जयंती काका बहुत फेस कर रहे हैं इन प्रश्नों को। इनका हमेशा ये रहता है कि भैया हम बांस किसान को बोल रहे हैं लेकिन चौथे साल इनकम आएगी, तीसरे साल इनकम आएगी, वो सारे एरर खत्म हो गए। बांस के साथ साथ नेपियर घास लगाना है। 6 से 8वें महीने में नेपियर घास कट करके सीएनजी प्लांट में जाना चालू होगी। फिर नेपियर घास हर महीने कटेगी आपके खेत से, जब तक बांस आ रहा है। 1 से 1.5 महीने के अंदर वापस वो बड़ी होती है, मैक्सिमम 2 महीने। हम एरर मान के चलें, पानी नहीं दिया, मौसम ठंडी आ गई, तो हर 2 महीने में नेपियर घास कटेगी। मतलब किसान के जेब में 8 महीने के बाद हर 2 महीने में कुछ न कुछ धनराशि आएगी। और एक बार बांस चालू हुआ तो फिर साल में एक बार, तीसरे साल के बाद। जैसे हम यहाँ के एटमॉस्फेयर की अगर बात करें जी, तो बेसिकली गर्मियों के अंदर में टेम्परेचर जो है वो 48, 49, 50 बराबर, तक भी कई बार चला जाता है। ठीक बात है। और ये बेसिकली 6 महीने तक हाँ, अपन कह सकते हैं कि पीक टू पीक 48 तक जा सकता है। हाँ, तो उसमें कोई गर्मी वाली मौसम में हाँ, ग्रोथ करने के मुकाबले में कोई समस्या या प्रोडक्टिविटी के अंदर में कोई समस्या? बाम्बू की अगर हम मदर कैरेक्टर समझे तो बाम्बू एक घास प्रजाति का पौधा है। जैसे ये घास खड़ी है आपके यहाँ तिनके वाली, हाँ। नोट इंटरनोट जिसमें भी है तिनके वाली घास, टेम्परेचर में सूख कर रुकेगी, लेकिन जैसे नमी आई फिर हरी होके चल जाएगी। तो बाम्बू उस कैटेगरी का है। और अगर हम पिछले सदी में जाएं और कुछ शास्त्रों में अगर अंदर जाएं तो ये है कि बांस के ऊपर अमृत की बूंदें गिरी है। किसी भी मौसम, किसी भी क्लाइमेट, किसी भी स्थिति में ये ही एक ऐसा पौधा है जो सरवाइव करता है। उसका प्रूफ हमें साइंस देता है कि जहां एटॉमिक बम ब्लास्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार, वहां पर सारी जीवंत सब खत्म हो गया। और 28 दिन के बाद बांस के पौधे ने अपना सिर निकाल दिया। ये प्रूफ है। उस जगह पर जहां पर एटम बम गिरा, 28 दिन के बाद वहां पर बाम्बू वापस चालू हो गया। ये रियलिटी है। और टेम्परेचर को लेकर के मैं बात कहूं तो वेराइटियाज हैं इसमें 1500। अगर हम डीप में जाएं तो पूरे वर्ल्ड में टोटल 1500 वेराइटी है। हिंदुस्तान के जो क्लाइमेटिक जोन है इसमें सरवाइव करने के लिए सबसे बेस्ट है बाम्बूसा बाल्कुआ, जो मल्टीपर्पस है। उसके बाद में नाम आता है बाम्बूसा बाम्बूस, जिसको कटंगा बोलते हैं। ये 2 वैरायटी ऐसी है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में आपने लगा लिया, 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट में कहीं भी प्लांटेशन कर दो। गर्मी वाले इलाके में भी, जैसे आपका ये कोना आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान से टच करेगा, कच्छ से टच करेगा, मोरबी, इसीलिए आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर भी सर्वाइवनेस है। आप यूपी में जाओगे, उत्तर भारत में, हरियाणा में तो ठंडी ज़्यादा रहती है, वहाँ भी सर्वाइवनेस है। पूर्व भारत में ऑलरेडी बहुत लगता है ये, वहाँ भी सर्वाइव है। तो बाल्कुआ वैरायटी ही हमें चाहिए भी सीएनजी के लिए।
और वो वैरायटी मल्टीपर्पस है। आप सीएनजी में अभी प्लान दोगे, जब सीएनजी के साथ एमओयू साइन किया, लेकिन आगे का भविष्य है कि जितनी सीमेंट इंडस्ट्रीज है उसमें कोयले को पूरा बेंड कर रही है गवर्नमेंट। ट्रायल चालू हो गए हैं, एथेंटिकेशन एमओयू के साथ ट्रायल चालू हो गए हैं कि कोयले की जगह बांस को यूज किया जाए। वो सारे ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद कोयला पूरा जीरो होगा और बांबू चालू होगा। अगर एक क्लॉथ डालती है गवर्नमेंट अपने लॉ में कि भारत में आज के बाद कोयले की जगह बांस यूज होगा, तो कम से कम 3 लाख हेक्टेयर बांस की आवश्यकता होगी एक लाइन लिखने से कि कोयला बंद बांस चालू। तो इसके ट्रायल हो रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि बांस ही एक ऐसा पेड़ है जो बरगद पीपल के बाद ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है और ज़्यादा अनइवन गैसों को सक करता है और क्लाइमेट को ठंडा करता है। जो ग्लोबल वार्मिंग से हम लड़ रहे हैं, ये जो 3 लाख हेक्टेयर मैंने बोला, भारत में बहुत ज़मीन है, ये छोटा सा पार्ट है। अगर इतने में लग गया तो क्लाइमेट ऑटोमेटिक रिपेयर होगा। ओके, जैसे अभी भी मेरे दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन भी था। जैसे हमारे एरिया के आसपास में कई जगह पे मीठा पानी भी है और कई जगह पे हाई टीडीएस वाला या हार्ड वाटर जिसको कहते हैं वो वाला पानी भी है। तो उसको लेकर के कुछ हाँ, फर्क तो आता है। कोई सा भी पेड़ पौधा हो, अगर एक नॉर्मल टीडीएस तक उसे पानी मिला तो ग्रोथ अच्छी हेल्दी होगी, लेकिन एक ओवर टीडीएस मिला तो ग्रोथ पुअर होगी। शुरुआत के चरण में पहले दूसरे साल हमारे पास अगर ज़्यादा टीडीएस का पानी है तो आपको शुगर फैक्ट्री से उसका प्रेस मड यूज़ करना है। ओके, जहाँ बांस लगा रहे हैं गड्ढे में ही 2 किलो डाल दिया, बांस लगा दिया। उसके बाद ज़्यादा टीडीएस का पानी है तो हर 2 महीने में एक पौधे को एक आधा किलो प्रेस मड डाल दिया। बहुत सस्ता आता है, गन्ना फैक्ट्री बाहर फेंकती है, उनको उठाकर फेंकने का भी पैसा लगता है। ओके, गन्ना क्रसिंग होने के बाद, शक्कर बनने के बाद जो वेस्टेज निकलता है उसको बोलते हैं प्रेस मड, काला महीन कचरा जो शुगर फैक्ट्री के किसी काम का नहीं है। और वो किसानों को ऑलरेडी देती है कि यहाँ से उठा के ले जाओ, आपके खेतों में खाद के रूप में डालो। तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते, थोड़ा उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसमें आता है सल्फर जो आपके टीडीएस को लीच करेगा। उसके अंदर आता है सुक्रोज, गन्ने को क्रशिंग करने के बाद मिठास बहुत रहती है, सुक्रोज का काफ़ी कंटेंट आता है जो बाम्बू को डायरेक्ट फूड, डायरेक्ट भोजन देगा। तो ज़्यादा टीडीएस पानी होने से वहाँ से पौधा भोजन उठाने में सक्षम नहीं होता, तो हमने सुक्रोज उसको दे दिया सीधा रेडी अवेलेबल। तो वो दे सकते हो आप प्रेस मड से। दूसरा, बी किसान ग्रुप ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है वाइसेनोमेटा, जिसके अंदर सुक्रोज और गो अर्क का ट्रीटमेंट बॉन्डिंग है। जिन भी जगहों पर ज़्यादा टीडीएस, ज़्यादा पीएच या अनइवन वेदर या हार्ड सॉइल या ज़्यादा लीचिंग सॉइल, ऐसा जो भी गड़बड़ है, वहाँ जस्ट उसकी ड्रेंचिंग करना है और स्प्रे करना है, पौधा भगने लग जाता है। ओके, जैसे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, ऐसे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सुक्रोज चाहिए। ओके, हमें कुछ गड़बड़ी हुई तो सीधी ग्लूकोज की स्लाइन लगेगी, और पौधे को कुछ गड़बड़ हुई तो उसे सुक्रोज दिया तो वो भगता है। ओके, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि बागायती करते हैं, तो उसमें किसी ने अनार कर दिया, किसी ने दूसरी चीज़ की, तो वो सभी के अंदर में पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादातर डालना पड़ता है या न्यूट्रिशन बेस्ड कई चीज़ें देनी पड़ती है। तो उसमें ही फार्मर का जो है वो खर्चा कई गुना ज़्यादा हो जाता है, उतनी तो फिर इनकम भी नहीं होती। तो जो आप कह रहे हैं अभी स्पेशली जो बनाया हुआ है बाम्बू को देने के लिए, उसकी कॉस्टिंग भी क्या वो हायर रहती है और कंटिन्यूस देना पड़ता है? नहीं, या मैंने कुछ समय के लिए वाइसेनोमेटा का जो नाम लिया, बाम्बू के लिए है ऐसा नहीं है। ओके, एक्चुअली सुक्रोज सबसे सस्ती चीज है, किसी भी खेत के यूज में ले सकते हैं। मैंने जब टिश्यू कल्चर लैब डाला तो टिश्यू कल्चर लैब आपने विजिट किया है क्या? नहीं किया। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि बोतल के अंदर पौधा तैयार किया जाता है और उसमें सुक्रोज डाल करके उसमें किसी भी पौधे का एक हिस्सा, जैसे ये पेड़ है, इसका मुझे पौधा तैयार करना है, तो इसकी जड़ का या इसकी छाल का या इसकी टहनी का, जिससे ये फुटाव करेगा, उसका एक हिस्सा मुझे बोतल में रखना है। उस बोतल में केवल रहेगा सुक्रोज, ढक्कन पैक करना है और ट्यूबलाइट के नीचे रखना है। तो कृत्रिम वातावरण 25 डिग्री टेम्परेचर, तो बोतल के अंदर वो हो जाता है 28 डिग्री टेम्परेचर, बोतल के अंदर गर्मी बढ़ जाती है।
सुक्रोज कार्बन डाइऑक्साइड देता रहता है। सुक्रोज को जैसा पानी लगा वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ओके। अब पौधे की प्राणवायु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो उसमें एयर टाइट करके सील बंद करके उसका क्लोन और सुक्रोज, तो वो सुक्रोज में गाड़ देते हैं। मतलब उसका पूरा भोजन क्या हो गया? सुक्रोज। और उसको जो प्राणवायु चाहिए उसमें नमी है तो वो वहीं का वहीं कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल चलती रहती है। मैंने जब 2014 में टिश्यू कल्चर लैब डाला, 15 में पौधा बाहर निकला, तो समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी में सुक्रोज है। ये टेक्नोलॉजी क्या हम बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो ये जैसे जनरल पेड़ पौधे इनमें सुक्रोज का प्रयोग किया तो पता चला कि इसका ही प्रयोग सबसे अच्छा है। आपने सिंपल पौधा खड़ा है, एक 15 लीटर का बैरल है, उसमें 100 ग्राम सुक्रोज लिया, डाला, हिलाया और पौधे पर स्प्रे कर दिया। अभी आप कहीं भी खड़े और आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन मास्क दे दिया तो फीलिंग कैसी होगी? और बेस्ट होगी। तो केवल स्प्रे किया तो क्या हुआ? जो रोम छिद्र है वहां पर सुक्रोज गया पानी वाला और उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो वो हेल्दी फील करना चालू हो गया। जैसे हम सेंस करते हैं ऐसे वो भी सेंस करते हैं। जैसे हेल्दी फील आया, उसकी इनर इंजीनियरिंग चालू हो गई, नीचे से भोजन उठाना सब कुछ। और सुक्रोज के साथ उसके अंदर सुक्रोज की प्रॉपर्टी से अपडेट आगे बढ़ते हैं तो ग्लूकोज बनता है। तो पानी के साथ प्रक्रिया करके वहां पर जब वो पत्ते पर रहेगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो उसको पत्ता पूरा सक करता है और उसका क्लोरोफिल बन जाता है। क्लोरोफिल बना कि वो उसकी भोजन क्रिया और सारा सिस्टम चालू हो जाता है। जाने या न जाने, सुक्रोज पौधे का पहला माँ का दूध है, भोजन है, जिसको अभी तक हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के एग्रोनॉमिस्टों ने साइंटिफिक समझा टिश्यू कल्चर में, लेकिन बाहर किसी ने बोला नहीं। ओके। वर्ल्ड में एकमात्र मैं हूं जो सुक्रोज प्रमोट कर रहा हूं कि पौधे के लिए काम में लो। इसके कुछ डेटा मैंने पेटेंट के लिए भेजे हैं। ओके। तो कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। और कास्ट की बात अगर करें तो 1 एकड़ खेत में 1 महीने में एक बार 100 ग्राम लगेगा, जिसकी कीमत है 100 रुपए, जो गो अर्क से ट्रीटेड है। ओके। तो इतनी कम पूंजी में कोई सी खेती होती नहीं है। बिल्कुल। इस तरह से अपन अमृत जल डाले या दूसरी कोई भी चीज डालते हैं तो उसका भी अपने को जो है वो कॉस्ट उससे ऊपर में ही आता है, सब चीज उससे नीचे तो नहीं आता। और उसके पहले मैंने आपको सुक्रोज नहीं बताया, मैंने बताया जो गन्ना फैक्ट्री वेस्टेज फेंकती है उसमें आता है, उसे आप ले सकते हो। तो ये केवल गन्ने के लिए नहीं है, हर स्थिर प्राणी के लिए सुक्रोज है। जो भी पेड़ पौधे खड़े हैं, कोई सा भी कैरेक्टर हो उसके अंदर। ये बात नहीं जानने को मिली एक्चुअल में, कई अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें जानी, लेकिन ये पता नहीं था। बाम्बू शायद मुझे लगता है आपके गुजरात का भविष्य होने वाला है आगे। शुरुआत हो रही है। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिस यहाँ पर जो हो रही है हमारे आसपास में, तो बेसिकली कृत्रिम खातर वगैरह ही यहाँ पर सब लोग डाल रहे हैं। तो उसमें भी बाम्बू के रिलेटेड कोई दुविधा वाली चीज़? बाम्बू में एक अगर मैं कंपैरिजन बात करूँ आपको कि आपने 1 एकड़ कोई सी भी फसल लगाई और 1 एकड़ बांस लगा लिया, ठीक है। अभी 1 एकड़ बांस लगाया तो आपको 1000 पौधे लगे, मोटा मोटा 50,000 का खर्चा आया। अब दूसरी कोई सी भी फसल लगा रहे हो तो जनरल इतना ही खर्चा आता है, 40 से 50,000 के लगभग उसका साल भर का खर्चा होता ही है। कोई भी फसल लगाई, पौधा लगाया या बीज लगाया और उसका मेंटेनेंस वगैरह। तो बांस एक ही बार जीवन में 50,000 का खर्चा करना है। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए टमाटर लगा दिया 1 एकड़ में, तो उसके बीज की कास्ट आपकी 15 से 20,000 की, लगाना, ड्रिप, फिर उसमें लगाते के साथ फंगीसाइड की ड्रेंचिंग, फिर 4 दिन के बाद इसमें तो मच्छर दिख रहा है इसमें भोजन खिलाना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया अगर 6 महीने की टमाटर की मैं बात करूं तो 1 लाख रुपए का खर्चा है। यहाँ बांस में केवल एक बार पौधा लगाया आपने, ड्रिप डाल दी, खत्म, काम ही कुछ नहीं है। इसमें अभी फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पत्ता आता है, कोई भी जानवर इसको एक बार खाएगा तो पहली बार तो चट करेगा, इसके पत्ते में रुएं आते हैं, वो फिर बाद में उसकी जबान और तलवे पर गड़बड़ करेगा, रेशे करेगा, दोबारा नहीं खाएगा। जिस बार एक बार इसको चाट लिया या उसको चबा लिया, बाद में नहीं चबाएगा।
આપણે અહીંયા રોજનો પ્રોબ્લેમ છે તો હા રોજડાને રિલેટેડ વસ્તુ નાના હોય ત્યાં સુધી ભાંગે ખરા પછી નો વાંધો આવે. तो साल भर में जो फार्मर मैक्सिमम तो छोटी क्रॉप पर जाते हैं 6 महीना, बहुत कम होते हैं जो साल भर की फसल पर जाते हैं. साल भर के ऊपर की फसल सोचते ही नहीं है. अभी आपने कोई फसल लगाई तो फसल लगाने से पहले जमीन का मसागत करना है, उसमें 5 से 6 हजार का खर्चा आता है और फसल निकालने पर फिर 5 से 6 हजार का खर्चा आता है दूसरी फसल लगाने के लिए. तो जितनी फसल अल्टी पल्टी कर रहे हैं, ये प्रोग्राम है व्यस्त रहो मस्त रहो. आप फ्री नहीं रहोगे, परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे, दुकानदार को ही आपको पोसना है, क्योंकि पहले बीज लिया, फिर खाद के पैसे, फिर पेस्टिसाइड्स के पैसे, फिर वो साइकिल चालू रहेगी जब तक वो फसल नहीं निकलती. फिर वो फसल निकलने के बाद दूसरी फसल का बीज. बाम्बू में एक बार प्लांटेशन करने के बाद 100 साल तक भूल जाओ. ओके. न कल्टीवेशन करना है, न फर्टिगेशन करना है, न स्प्रे करना है, न उसकी कटाई छटाई, मतलब उसकी सेब बनाना है. जैसे आपको अनार या अमरूद में कटनी छटनी या एप्पल बेर है उसमें कटाई करना है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. तीसरे साल हेल्दी बांस स्टार्ट होगा. आपने लाड़ प्यार अच्छा किया और राइजोम वाला पौधा लिया बड़ा, तो छोटा पौधा लिया, लाड़ प्यार कम है, तो चौथे साल स्टार्ट होगा. ओके. ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए. अब ये फाइनल सीएनजी को आपको देना है, तो तीसरे साल आपने उसकी कटिंग करी, तो फिर हर साल कटिंग आएगी. 1 एकड़ में 1000 प्लांट लगे और तीसरे साल से आपकी हेल्दी सारा प्रमाण ठीक है तो 35 टन आएगा. चौथे साल से 50 टन पर एकड़ पर ईयर कंटिन्यू फिर हर साल आएगा. ओके. दूसरी फसल में हर 6 महीने में फसल चक्र करो, उसको लाड़ प्यार ज्यादा करो, वहां पर ड्यूटी देना है. इधर ओलावृष्टि हो गई कोई दिक्कत नहीं, इधर थोड़ी ओलावृष्टि हो गई फसल चौपट हो गई. मार्केट में ज़्यादा टमाटर आ गया तो टमाटर का रेट कम हो गया. इधर मार्केट से मतलब ही नहीं है, आपका ऑलरेडी फिक्स रेट हो गया है कि आप इस सीएनजी यूनिट को दोगे तो ये रेट फिक्स हो गया. ये पेरिशेबल आइटम है, जितने वेजिटेबल है सब पेरिशेबल है. समय पर तोड़ो वरना खराब होगा. आज इसको नहीं कटिंग किया तो 20 दिन बाद काटो और हेल्दी हो जाएगा. 3 महीने बाद काटो और हेल्दी हो जाएगा. इस साल कटिंग करने का योग नहीं बना. उदाहरण में बता रहा हूँ. सबसे नेगेटिव बात कि इस साल किसी कारणवश कटिंग नहीं हो पाई. हम बाहर घूम रहे थे या सीएनजी प्लांट में काम आ गया, बारिश ज्यादा हो गई, हमारे खेत में गाड़ी नहीं जा पाई, ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, मेरा बांस 15 दिन के लिए डूब गया, मैं कटिंग नहीं कर पाया. अगले साल काटो, वो खड़ा है वहीं पर. इससे ज्यादा गड़बड़ किसान के साथ होती नहीं है. कुछ भी परिस्थिति है, बांस खड़ा है, आज नहीं काट सको तो 1 साल बाद उसी पोल को काटना, और वो वजन ज्यादा देगा, कम नहीं देगा. यस. और ऐसा भी कुछ सुना है जैसे जमीन के अंदर में कार्बन का आंक जो है वो जैसे जैसे स्तर बाय स्तर बढ़ता है वैसे अपनी फर्टिलिटी वाली जमीन कहलाती है. तो क्या बाम्बू दूसरी कोई चीज़ अपन खेत में डालें, उसके जगह बाम्बू अगर अपन डाल रहे हैं और उसकी फार्मिंग पे 5 साल 7 साल या 10 साल पे उसमें कुछ चेंजेस आने का चांसेस ज़्यादा रहता है अदर आइटम्स के मुकाबले? जी. बांस का जो स्ट्रक्चर है, पहले के 1 साल उसमें राइजोम डेवलप होगा, मतलब नीचे गठान बनेगी, तो वो पोल बड़े देना चालू होगा, सूट बड़े देना चालू होगा. 1 साल के बाद कुछ इसके सूट आ गए. अब बांस क्या करता है, पतझड़ करता है. हर बड़ा पेड़ पतझड़ करता है. इसकी पत्तियां बहुत आती है, इसकी पत्तियां जहाँ गिरती है और फिर उन पत्तियों का आच्छादन जहाँ रहता है, वहां जैसे पानी गिरा तो इसकी पत्तियों से ह्यूमस सबसे ज्यादा निकलता है. मैंने ड्रिप इसलिए बोला कि बांस जहाँ भी लगा है वहाँ पत्तियां ड्रॉप होगी. पत्तियां ड्रॉप हुई, उसके ऊपर ड्रिप, तो बूंद 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 जो पानी गिर रहा है वो पत्तियों को डल करते हुए एक लाल पानी बना रहा है. वो लाल पानी है ह्यूमस. और वहाँ ऑटोमेटिक नेचुरल एक बायोडायनामिक कॉलोनी डेवलप हो जाती है. जीव जीवात जीवाश्म की ये एक कॉलोनी डेवलप होती है. और सबसे ज्यादा केचवा बांस के खेतों में रहता है. छोटा जो वर्मी हम जैसे वर्मी कंपोस्ट लाते हैं खाद बना के डालने के लिए,
एक देसी केचवा अगर आप साल भर के लिए 1 एकड़ में ऊपर रखना सीख गए, 365 दिन एक देसी केचवा ऊपर रहा, तो कम से कम 35 टन मिट्टी को पलटता है। मतलब देसी केचवा क्या करता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। देसी केचवा और किसी को नहीं खाता, कचरे कूटे को नहीं खाता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। और कौन सी मिट्टी खाता है? जिस मिट्टी में बायोमास के गलने का पानी लगा हो, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ओके, ठीक है। बांस की पत्तियां गिर रही है, वहीं आच्छादन हो गया, वहां सभी तरह के बैक्टीरिया, फंगाई, कीट पतंग, दीमक आती है तो उसको बांस के कचरे को खाती है और मिट्टी बनाती है। केचवा आता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। एक देसी केचवा वो 24 घंटे सोता नहीं है, काम करता है, उसको वातावरण चाहिए। 1 एकड़ में 35 टन कितना हुआ? इतना तो खाद हम डाल ही नहीं सकते। बस हम केवल इस कॉलोनी को ऊपर डेवलप करना सीख गए हमारे मिट्टी के आच्छादन में, तो आपकी जितनी भी ये कड़क जमीन हो, 2 साल का बांस हुआ और वहां वो जो पत्ते गिरना चालू हुए, वहां पोरोसिटी हो जाएगी। पानी आया तो पूरा का पूरा ड्रेनेज होगा, अंदर जाएगा, पूरा उतरेगा, जमीन में होल और पोल बन जाएंगे। क्योंकि केचवा एक बार जो रास्ता तय करता है उस रास्ते से नहीं आता, दूसरे रास्ते से आता है। क्योंकि सामने मुंह से मिट्टी खाता है, पीछे निकालता है, मिट्टी खाता है, पीछे निकालता है। तो ये एक पाइपलाइन बन जाती है जिसके जरिए पानी अंदर घुसता है और ड्रेनेज उसकी लाइन बन करके पानी जमीन में समावेश हो जाता है। तो ये सारा का सारा फिर एक इको सिस्टम डेवलप हो जाता है पत्तों के आच्छादन के नीचे। और बांस के खेत में कहीं भी पैर रखा तो फिर सॉफ्टनेस लगना चालू होती है 2 साल के बाद। जहां पत्ते हैं वहां जीवात कॉलोनी है और वो उस जमीन को ढीली रखना चालू करते हैं। तो जमीन की फर्टिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ती है और आपको कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ बांस को 1 साल केवल लाड़ प्यार करना है, फिर ऑटोमेशन में चलेगा। न खाद दिया, न पानी दिया, न देखने गए, साल में 1 बार कटिंग करने गए तो भी पकेगा। और साल भर उसको पानी देते रहे तो 3 गुना ज्यादा पकेगा। मैं खाद देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ 2 साल के बाद, क्योंकि उसके खुद के पत्ते गिरेंगे, वो इकोसिस्टम बनाएंगे और हमें कोई फर्टिलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, न कोई स्प्रे शेड्यूल की आवश्यकता है। किसान की किसी भी फार्मिंग में फर्टिलाइजर और स्प्रे शेड्यूल 70% खर्चा है। उसकी प्रोडक्टिविटी का 70% खर्चा है फर्टिलिटी और स्प्रे शेड्यूल में, और उसको मेंटेन करने में मजदूर, मैनेजमेंट जो लगता है। बाकी का 10% आता है उसका बीज का, 10% आता है उसका जमीन अल्टी पल्टी करने का, और 10% आता है मजदूर मैनेजमेंट का, निदाई गुड़ाई करना, उसको संभाल के रखना, प्रोडक्ट आया तो उसको हार्वेस्ट करके मार्केट ले जाना। ये एक फिक्स रेशो है। अब मैंने आपके खेत से बांस लगा करके 70% जो बाहर पैसा जा रहा था उसको रोक दिया। खाद देना नहीं, स्प्रे देना नहीं, मजदूर मैनेजमेंट करना नहीं है। और जो 10% था बीज बार बार खरीद कर लगाना, वो भी खत्म कर दिया, तो ये हो गया 80%। अब आपका 20% एफर्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और पानी प्रबंधन करना है। तो 20% में 80% हम उत्पादन लेंगे। फिर जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ। जी भैया કહીએ તમારે લોકોને આપણી કઈ જે પ્રશ્ન? કાંઠાની જમીન રહી છે, ખારી જમીન, એની અંદર વાંસ થાય તો કેવી રીતે થાય ઈ ખાસ, કેમ કે અહીંયા બીજું તો કંઈ થતું જ નથી. અહીંથી સીધા દહીસરા પાણી લઈ તો જવા. ફૂલ છે, પાણી ધરતીમાં ઘણું છે, પણ એ પડા ને પાણીને મેળ નથી, એવી રીતનું છે. તો એની અંદર બાંબુ થાય કે ન થાય, મેન ખાસ મહત્વનું ઈ. કેમ કે આપણે બીજું બધું ઝાડ તો થાય જ છે, ત્યાં ફર્સ્ટ ક્લાસ થાય છે. એવી જગ્યા કઈ છે એ તમને કહો. આપણે અમારો જે નાના ભેલા રહ્યું તો ત્યાં પાણી પુષ્કળ છે જમીન, પણ એ તમે પાવ એટલે એ કડક થઈ જાય જમીન, એટલે નાના પછી ભેલા એમાં આપણે થાય જ કઈ નહીં. એટલે દહીસરા નાના ભેલા થયું તો આ બધું બધું એક આ જ એરિયો પછી ટપો ને તમે, એટલે બધું એ જ થયું, અહીંથી એક પછી જ આપણે સરખી સીધા જમીન. અહીંયા જ જાય છે, દહીસરા જ જાય છે. અને એકચ્યુઅલમાં તો દહીસરા જ પહેલા લેવાનું હતું, પણ શિરીષભાઈની આજ થોડુંક કામકાજને રિલેટેડ વસ્તુ હતી, એટલે કે તમે પહેલા અહીંયા જોઈ લ્યો પછી આપણે અહીંયા જાય. તો અહીંયા એ લોકો એમ કહે કે આમાં કાંઈ વાંધો નથી, અમે બેઠા છીએ કરવા માટે થઈને. આપણે એક ટ્રાયલ જે છે શિરીષભાઈનું 15 ફૂટની જગ્યાએ આપણે બાકી જ રહી ગઈ, એમાં કાંઈ કર્યું નથી. તો
તો એની અંદરમાં જે છે એ બાંબુ વાવી અને એ જ પ્રેક્ટિકલ જે છે એ આપણે અહીંયા કરી લેવું છે એ જ TDSના પાણી જે આપણે એકચ્યુઅલમાં ખરાબ જેને ગણીએ છીએ એમાં શું કેવી રીતે થાય. તો મારી બફર ઝોનમાં જે એક લાઈન છે તો બાકી બાકી જ છે એ સીધું બાંબુનું આપણે સીધું થઈ જ જાય અને સીધું ટ્રાયલ થઈ જાય કે એ ધરતીમાં થાય તો એ ધરતીમાં થાય તો એ ધરતી તો બહુ જ પડી કેમ કે એ ઉત્પાદન બીજું અત્યારે કપાસના વાવેતરમાં જે છે ને કાંઈ વળતું નથી કોઈ ખેડૂતોને. ધરતી બહુ જ મજબૂત છે, સારી છે, જમીની સારી છે, પણ પાણી જે છે ખારું છે એના હિસાબે અહીંયા કાંઈ નથી થતું ને એટલે तो आ था तो बेस्ट वस्तु है. बलराम भाई वो वही फिर से वही टॉपिक पे बात अपनी आ रही है. TDS और खारा पानी. हाँ, एक्चुअल में हमारी जो सॉइल है वो हैवी ब्लैक सॉइल है, उसके अंदर में न्यूट्रिशन बेस्ड मिनरल्स काफी सारे हैं, लेकिन पानी जो है उन दोनों के बीच में जो है चिकटपन बन जाता है, पानी ड्रेनेज नहीं होता है, एकदम जमीन कड़क हो जाती है, पानी डाला ना तो एकदम कड़क हो जाती है. ऐसे दो तीन थंब रूल याद रखना है आपको. जमीन अगर तासीर बिगड़ रही है तो हमें चाहिए, थंब रूल में बता रहा हूँ, जीवंत भूमि. अगर हम साइंटिफिक भी बात करें तो वैज्ञानिकों ने हमारे यहाँ की भारत की मिट्टी का नाम दिया है सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा. मृदा का नाम क्या है हमारे भारत की कि यहाँ अनंत जीव पनपते हैं और रहते हैं. उस मिट्टी को हम कहते हैं सॉइल, अनंत जीवों की आत्मा. तो जो हमारे पास चिकट प्रमाण है वहाँ पर क्या हुआ है कि जो हाई TDS वाला पानी है वो उस मिट्टी के साथ में जब गया तो वो बॉन्डिंग होकर के उसके जो बारीक बारीक कण हैं उनको चिपका करके हार्ड कर दिया. हम जैसे उसको उठाते हैं हाथ में मसलते हैं तो ऐसा लगता है एकदम चिकट पदार्थ. और हमने अगर गर्मी में उसको पलटी पलऊ किया तो बड़े बड़े ढेपे निकलेंगे. ऐसे दूर से देखेंगे तो शाइनिंग कलर आएगा जैसे किसी ने कांच रख दिया हो. 12-2 बजे हमें दिखेगा ऐसा. तो ये हो गया मिट्टी का बॉन्डिंग. अब वहां पर कोई जीव जीवात नहीं है, सूक्ष्म जीव नहीं है. सूक्ष्म जीव रहेंगे कहाँ? जहां पर रहेगा उनका भोजन और उनको सर छिपाने की जगह. हम कहाँ रहेंगे? जहां हमारा खाना दाना पानी होगा वहां पर. तो जीव जीवात कहाँ रहेंगे? जहां होगा कार्बन. एंड पॉइंट क्या है कि हमारी मिट्टी में कार्बन की कमी है, इसलिए जीव जीवात वहां नहीं है. और जीव जीवात थोड़े बहुत थे, उसको ज्यादा TDS के पानी ने आकर के मिट्टी को कॉम्पैक्ट किया तो इन्हें या तो मरना पड़ा या वहां से हटना पड़ा. तो हमें उस मिट्टी में फिर वही बात आएगी कि प्रेसमड डालना चाहिए. प्रेसमड है शुद्ध कार्बन. हम अलग से बनाएं उसकी बजाय प्रेसमड है शुद्ध कार्बन. गन्ने के पीसने के बाद वो जो बगास बचती है उसको जला करके क्रशिंग करके स्टेरिलाइज किया हुआ एंड प्रोडक्ट जो शुगर फैक्ट्री के किसी काम का नहीं है. तो उसमें आता है